Namaskar student, my name is Ishwar Dayal. I am regarding to the chemistry classes, प्रकृति केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जीवों से संबंधित सारी चीज़ें या विज्ञान की वो सभी चीज़ें जो हमारे जीवन में बहुत काम आएंगी। 11th क्लास और 12th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम बात करते हैं केमिस्ट्री क्लासेस में बायोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। इसमें छोटी छोटी बातें हैं जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, चाहे वो हम नीट की तैयारी करें या फिर CUET की तैयारी करें या एग्रीकल्चर की तैयारी करें। इससे संबंधित हम एक नए टॉपिक की बात करेंगे। तो आओ जानकारी करते हैं। देखो यहाँ पर हम बात करेंगे बायोलॉजी की। बायोलॉजी क्या है, ये कहाँ से आई और इसको किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। बायोलॉजी यहाँ पर क्या है कि ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो ग्रीक भाषा है एक ऐसी भाषा है जो हमारे यहाँ से बिल्कुल परे है। ये भाषा हमें बायोलॉजी के उन तथ्यों का ज्ञान कराती है जिससे कि बायोलॉजी हम सीख सकते हैं। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, यानी कि इसका जो पहला शब्द है वो बायो से संबंध है, जिसे हम बायोज कहते हैं। बायोज का सीधा शाब्दिक यहाँ अर्थ होता है बच्चों, बायोज का मतलब होता है एक तरह से जीवन। जीवन किसका जीवन, यानी कि जीवों का जीवन, अर्थात इसे कहेंगे हम समस्त जीवन, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जीव। और बायोज का मतलब होता है ये। प्यारे बच्चों, आपको पता होगा कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि बायोलॉजी से संबंधित और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम यहाँ बता सकते हैं। बायोलॉजी का जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वो होता है लोगस। लॉजी का मतलब होता है लोगस। लोगस का मतलब है यानी कि अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना। बच्चों, यहाँ अध्ययन से तात्पर्य ये है कि यदि हम किसी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो केवल जीवों का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उससे संबंधित बहुत सारी चीज़ों का हम यहाँ अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी ये दोनों ही, जैसे कि पहला शब्द था बायो, तो बायो से हो गया है ये बायोस, और लॉजी से मतलब यहाँ इसका तात्पर्य है लोगस। चाहते तो हम इन दोनों शब्दों को यहाँ लिख सकते थे, परंतु यहाँ जो भाषा है इनकी जिसमें ये लोगस लगा हुआ है और दूसरे में यहाँ देखा जाए पहले में बायोज लगा हुआ है, दूसरे में लोगस लगा हुआ है, यह इनकी ग्रीक भाषा का ज्ञान करवाता है। ये ग्रीक भाषा यहाँ पर इस बात का प्रमाणित है, तथ्य है कि बायोलॉजी का मतलब है कि जीवों के बारे में क्या करना? अध्ययन करना। जीवों के बारे का जो अध्ययन है उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी जीवों के बारे का अध्ययन का मतलब ये होता है जीवों से संबंधित, यानी कि उसके कुछ जैविक प्रक्रमों के बारे में, जैविक प्रक्रम से उनका क्या होना चाहिए? अध्ययन होना चाहिए या उनकी स्टडी होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं बायोज। इसे हम क्या कहते हैं? बायोज। ठीक है। बायोज की यहाँ पर हम परिभाषा दें, बायोलॉजी की परिभाषा, तो इस परिभाषा का सीधा शाब्दिक अर्थ होता है कि वह विज्ञान या वह साइंस जिसमें हम क्या करें, यानी स्टडी करते हैं, वह साइंस, SCIENCE, साइंस का मतलब होता है यहाँ पर विज्ञान, यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें किसी जीव के, यानी कि उसके संबंधित सभी पहलू और उनके जैविक प्रक्रमों का अध्ययन किया जाता है। यदि ये जैविक प्रक्रम कौन कौन से हैं बच्चों? यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रक्रम हैं जो उसके जीवन में चलते हैं, जैसे कि वह श्वसन करता है कि नहीं, जैसे कि वह जनन करता है कि नहीं, जैसे कि हम यह भी देखते हैं क्या कि उसके अंदर और भी सभी सिस्टम्स हैं कि नहीं हैं, कुछ तंत्र उनके हैं कि नहीं हैं। यदि उनके तंत्र सही काम करते हैं तो उन सभी के बारे में भी हमको अध्ययन करना होगा।
यानी मेरा कहने का मतलब है कि किसी जीव की बाह्य रूपरेखा को देखेंगे और उसकी आंतरिक रूपरेखा को भी देखेंगे। यदि किसी जीव के बारे में बाहर यानी कि बाह्य रूप का पता चलता है बच्चों, और हमें आंतरिक रूपरेखा का पता चलता है, तो ही हम कहते हैं कि हम एक बायोलॉजी से संबंधित स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर बाहर से यहाँ तात्पर्य क्या है कि जब बायोलॉजी को पहले खोजा गया था तो बायोलॉजी में पहले केवल हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी जो आज हमारे पास हैं। पहले सुविधाओं के मामले में माइक्रोस्कोप नहीं था, सुविधाओं के मामले में ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि हम किसी जीव का आंतरिक अध्ययन कर सकें। इसलिए हमें यहाँ पर बाह्य अध्ययन का मतलब होता है उसकी बाह्य रूपरेखा या उसका लक्षण प्ररूप है उसके बारे में, और दूसरा आंतरिक का मतलब होता है कि उसकी जीनीय प्ररूप के बारे में अध्ययन कर सकें। इसे हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी यहाँ यह देखा जाता है कि बायोलॉजी जो शब्द है यह दो शब्दों से तो मिलकर बनाई है, परंतु इसको सबसे पहले खोजा बायोलॉजी को किसने, ये यहाँ बहुत ज़रूरी जानकारी लेना होता है। बायोलॉजी के जनक कह सकते हैं हम इनको, या बायोलॉजी के पिता कह सकते हैं हम इनको, कि बायोलॉजी को सबसे पहले अरस्तु नाम के वैज्ञानिक ने खोजा। अरस्तु, प्यारे बच्चों, अरस्तु इनको पिता इसलिए कहा जाता है कि अरस्तु ने बायोलॉजी से संबंधित हर एक पहलू पर प्रकाश डाला था, हर एक पहलू को खोजा था, इसलिए इनका जनक अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजी जो शब्द है, यानी कि बायोलॉजी शब्द किसने दिया, बायोलॉजी शब्द सबसे पहले बच्चों किसने दिया होगा, वो था ट्रेवियस, नाम था उसका ट्रेवियस और लेमार्क। यानी ट्रेवियस था और क्या था, लेमार्क। ट्रेवियस और लेमार्क ने सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग ये था कि आखिर इसमें बायोलॉजी किस तरह से इंक्लूड है, जिससे कि हम इसका प्रोटेक्शन कर सकें, इसकी सुरक्षा कर सकें। बायोलॉजी के भाग में देखेंगे, बायोलॉजी के भाग में हम यहाँ देखेंगे कि इसको आगे बढ़ाते हैं। हाँ, बायोलॉजी के भाग, यानी कि बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान कितने प्रकार की होती है ये देखना होगा हमको। तो जीव विज्ञान यहाँ पर दो प्रकार की है। पहली जो जीव विज्ञान है, यानी कि पहली जो जीव विज्ञान है उसे कहते हैं अपन कौन सी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या होता है, और दूसरी है आपकी जिसे हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान। तो सीधी सी बात यह है कि सबसे पहले हमने जब जीव विज्ञान की परिभाषा को देखा था तो हमने एक बात कही थी कि यानी कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें केवल अध्ययन होता है किसका, जीवों का अध्ययन होता है। जीवों की क्या होती है, स्टडी होती है। जीवों के दो पहलुओं का स्टडी होती है यहाँ पर। पहला मैंने बताया था आपको, यानी कि जैविक प्रक्रम। क्या बताया था, जैविक प्रक्रम। तो जैविक प्रक्रम में हम देखेंगे जैविक प्रक्रम, एक मिनट, जैविक प्रक्रम। तो जैविक प्रक्रम में देखा हमने, जैविक प्रक्रम के बारे में पढ़ा, और दूसरा पढ़ा हमने उसके बारे में कि उसके अंतर्गत और कौन कौन सी चीज़ें, यानी कि जीवीय प्रक्रिया, ठीक है ना। इन दोनों चीज़ों को हमने किस में पढ़ा था, जीव विज्ञान में पढ़ा था। लेकिन यहाँ हम देखेंगे जंतु विज्ञान एक शाखा है, यानी कौन सी शाखा हम देखेंगे यहाँ, यानी कि जीव विज्ञान की शाखा, जीव विज्ञान की शाखा। इसकी शाखा में क्या करेंगे, शाखा जिसमें केवल हम अध्ययन करेंगे किसका, अध्ययन करेंगे हम केवल बेटा जंतुओं का, जिसे अपन क्या कह रहे हैं, एनिमल कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों की समझ में काफ़ी अच्छा आ रहा होगा। हम इसे और भी बेहतर पढ़ाने की आपको कोशिश करते हैं, नए नए तरीके से आपको पढ़ाने का हम प्रयास करते हैं। साथ में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं में आने लायक है या नहीं है। हम पिछली कक्षाओं में आने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सब के निचोड़ को हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। इसलिए इसमें से कई क्वेश्चन बन भी सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पहला क्वेश्चन बना सकते हैं कि जीव विज्ञान, यानी कि पहला क्वेश्चन देखें, ये जीव विज्ञान को किस भाषा में खोजा गया है, किस भाषा में
खोजा गया है, किस भाषा में खोजा गया है। तो इसके लिए जो विज्ञान की जो भाषा थी, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले में मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ एक मिनट, जैसे यहाँ बताया था, ये जो भाषा है इसकी, वो भाषा कैसी है, ग्रीक भाषा है। ऐसे ही यहाँ इसमें से क्वेश्चन बन गया कि आखिर ये कौन सी भाषा है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका आंसर, यानी कि ये इसका जो आंसर है वो कौन सी भाषा है, ग्रीक भाषा है। विद्यार्थियों यहाँ भाषाएं तो बहुत सी थी, ग्रीक भाषा ही नाम इसको क्यों लिया गया है, क्योंकि इस भाषा से इस बात का तात्पर्य होता है कि इस भाषा के अंतर्गत अरस्तु की भाषा को शामिल किया जाए। अरस्तु ने ही इस विज्ञान को खोजा और इसी भाषा को उन्होंने शामिल किया। इसी तरह से जंतु विज्ञान के बारे में हमने यहाँ पर देखा कि इसमें केवल स्टडी किसकी हो रही है, एनिमलों की हो रही है। अरस्तु के अनुसार अरस्तु एक प्रकार के दार्शनिक थे। उन्होंने मानव के लिए कोई अलग से विज्ञान को नहीं खोजा था, उन्होंने मानव को भी एनिमल कहा है। यानी कि हम भी क्या हैं, एनिमल का सही शाब्दिक अर्थ होता है जंतु, हम एक जंतु हैं। पर अन्य जंतुओं की तुलना में, बहुत सारे जंतु हैं, अन्य जंतुओं की तुलना में मानव एक ऐसा प्राणी है, समझदार प्राणी है, जिसके अंतर्गत क्या होता है, मानसिक विकास अन्य की तुलना में काफ़ी अधिक होता है। साथियों प्यारे स्टूडेंट, आप जानते हो कि जंतु सभी हैं, लेकिन मानव के लिए कैसा प्राणी है, ये काफ़ी समझदार है और मानसिक बुद्धि यानी IQ में सबसे आगे है। इसलिए एक ऐसा जंतु है जो सबसे ज़्यादा प्रबल बुद्धिमान प्राणी है। दूसरी बात हम यहाँ समझते हैं कि जीव विज्ञान की भाषा के अलावा देखें यहाँ के वनस्पति विज्ञान क्या है। इससे पहले हम यहाँ एक बात और करते हैं कि जंतु विज्ञान को किसने खोजा, इसके जनक कौन है। तो इसके जो जनक हैं वो भी हैं यहाँ अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल। इसका नाम क्या रख दिया है, एरिस्टोटल कह सकते हैं, या इसको हम अरस्तु कहते हैं। विद्यार्थियों आप कह रहे होंगे कि अरस्तु तो आपने उसके लिए बताया था, क्या नाम है, जीव विज्ञान की खोज के लिए भी बताया था। हाँ, जीव विज्ञान की भी खोज उन्होंने की थी और जंतु विज्ञान की खोज भी उन्होंने ही की थी। दूसरी बात है यहाँ वनस्पति विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या होगा, जिसमें केवल हम क्या करेंगे, वनस्पतियों का अध्ययन करेंगे। वनस्पति किसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे पौधे या ऐसे बड़े बड़े पौधे जो कैसे रूप में पाए जा रहे हों, यानी शाख के रूप में पाए जा रहे हों, या झाड़ी के रूप में पाए जा रहे हों, या ये कहो कि वृक्षों के रूप में पाए जा रहे हों, उन सभी प्लांट्सों को हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। शाख का मतलब क्या होता है, यानी कि वो ऐसे हैं वो 1 वर्ष से कम में ही अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, 1 वर्ष से बहुत कम में अपना जीवन पूरा कर लेते हैं, और इनकी जो लंबाई है काफ़ी कम है, लंबाई भी कम है। ये क्या है, 1 वर्ष या 2 वर्ष के प्राणी हैं, यानी 2 वर्ष के क्या हैं, प्लांट हैं, उनका जीवन काल केवल 2 वर्ष में पूरा होता है। तीसरी बात है वृक्ष, यानी कि ऐसे प्लांट्स हैं, ये कैसे प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जिनका जीवन यानी कि बहुवर्षीय होता है, 1 वर्ष 2 वर्ष से भी ज़्यादा वर्षों का होता है, यानी कि इन्हें हम कहेंगे क्या, बहुवर्षीय प्राणी होते हैं, बहुवर्षीय जीव होते हैं, बहुवर्षीय प्लांट्स होते हैं, या बहुवर्षीय वनस्पतिक होते हैं। इसका अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इसको किसने खोजा, है ना। इसको खोजने के लिए अरस्तु के शिष्य थे, उनका नाम था यहाँ पर, जिनका नाम अरस्तु के शिष्य, अरस्तु के शिष्य थे, जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। शिष्य थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। ये थियोफ्रास्टस शिष्य होने के नाते इन्होंने केवल किसको खोजा था, वनस्पति विज्ञान को खोजा था। प्यारे स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे कि बायोलॉजी में यहाँ किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह इसका आगे के लिए प्रक्रम बना। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ जंतु विज्ञान को भी देखा और वनस्पति विज्ञान को भी देखा। आपके दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे सजीव क्या है। एक पॉइंट है जिसका नाम है सजीव क्या है। सजीव क्या होते हैं हम ये देखेंगे। सजीवों में देखें, यानी जो सजीव हैं
वे सभी सजीव कहाँ से आए? जीवों से ही आए हैं। सभी सजीव कहाँ से आए हैं? जीवों से ही आए हैं। प्यारे स्टूडेंट, हम देखना ये चाहते हैं कि सजीव होता क्या है। सबसे पहले हम यहाँ दो चीज़ें देख सकते हैं, यानी सजीवों के बारे में हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि सजीवों के बारे में हमें एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि सजीवों का प्रक्रम किस प्रकार का होता है, सजीवों का उद्दीपन किस प्रकार से होता है, सजीवों के लक्षण कैसे होते हैं। इन सभी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। सजीवों का क्या हमने देखा, सजीवों में हम यहाँ तीन चीज़ों के बारे में और अध्ययन करेंगे कि सजीवों में हमेशा प्रतिकृतियन होता है। प्रतिकृतियन का मतलब क्या है हम बताएंगे आपको। दूसरा नंबर हम बात करेंगे यहाँ पर कि सजीवों के अंदर क्या है कि उनकी विकासात्मक प्रकृति क्या होती है, यानी कि इसे हम कहते हैं विकासशीलता। विकासशीलता कैसी होती है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे सजीवों के बारे में यहाँ पर कि आखिर वो किसी वातावरण के प्रति अपने आप को किस तरह से सेटिस्फिकेशन करते हैं, यानी वातावरण में उद्दीपन के प्रति उद्दीपन के प्रति क्या कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर में ढल सकते हैं, मतलब अनुकूलित हो सकते हैं, प्रति अनुकूलन होना पाया जाता है, तो हम उसे यहाँ क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। यही बात ये पूछना चाहता है। कई बार ये प्रश्न आ भी चुका है आपकी 11th क्लास में, 12th क्लास में भी आ गया है। एक बार नीट कक्षाओं में, नीट की 2019 में भी ये प्रश्न दिया था, जिसमें केवल ये पूछा था कि सजीव है, ऑप्शन भी दिए थे इसके। सजीव है यानी कि अमीनो एसिड प्राणी, अमीनो एसिड प्राणी, न्यूक्लिक एसिड प्राणी, या नाइट्रोजन क्षारक प्राणी, या वातावरण में उद्दीपित होने वाला प्राणी। तो यहाँ से इसको इस तरह से हम कई प्रश्नों को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम अब आगे अगले टर्न पर आपको ये बताने वाले हैं कि सजीवों में और कौन कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम सजीवों को अच्छी तरह पहचान सकते हैं। प्यारे स्टूडेंट, बस आज हम अपने वीडियो को यहीं विराम करते हैं। आगे आप आइएगा और हमारे वीडियो को अच्छी तरह लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।